गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर फर्स्ट में हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं जो कि संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का चैप्टर है। संवेदना हम पढ़ चुके, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हम कर चुके और अब हम करेंगे प्रत्यक्षीकरण का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो बच्चों, परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें जो है उसके सिद्धांतों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और हमारे सिलेबस में जो सिद्धांत दिया हुआ है वो एक सिद्धांत है गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत, तो ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जो जनक थे या जिन्होंने गेस्टाल्टवादी विचारधारा दी थी वो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स वर्दाइमर थे। 1912 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्ट थ्योरी दी थी। और गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा में फॉर्म मीन्स रूप या होल, संपूर्ण का अंग्रेजी रूपांतर है। गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वो है संपूर्ण यानी होल यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम उसको संपूर्ण रूप में उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ना कि उसके भिन्न भिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जो कि हमने विशेषता में भी, परसेप्शन की विशेषता में भी पढ़ा था। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के कुछ नियम हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो नियम है वो है समग्रता का नियम। गेस्टाल्ट सिद्धांत में गेस्टाल्टवादी जो है उन्होंने जो वर्दाइमर की जो विचारधारा है वो प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ नियम दिए हैं। पहला हम जो बात करने जा रहे हैं वो है समग्रता का नियम। तो बच्चों, मैक्स वर्दाइमर जो थे उनका कहना है कि हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण रूप में करते हैं, समग्र रूप में या संपूर्ण रूप में करते हैं। तो संपूर्ण का अर्थ किसी भी वस्तु के विभिन्न अंगों का योग नहीं है। इस संपूर्णता का जो स्वरूप है वो अपने आप में अंगों के योग से हटकर है। जैसे यदि हम किसी फूल को देखते हैं तो उसकी सुंदरता का ज्ञान उसके संपूर्ण सुंदर आकार के कारण होता है, ना कि उसके विभिन्न अंगों के योग के कारण उसकी सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो जब हम संपूर्ण का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तब कुछ समय के बाद उसके अंगों के बारे में विश्लेषण करते हैं या उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गेस्टाल्टवाद का विचार है कि प्रत्यक्षीकरण किसी संगठन के कारण होता है, जिसके कारण मस्तिष्क किसी उद्दीपक की उत्तेजना को विशेष रूप से प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत लाता है। तो यानी हम जिस भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो समग्र रूप में करते हैं और या संपूर्ण रूप में करते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण, फिगर एंड ग्राउंड। आकृति पृष्ठभूमि क्या है बच्चों? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है कि कोई भी जो आकृति बनती है उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है, कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग रूप में ना करके संपूर्ण रूप में, मतलब एज ए होल करता है। और इस संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का अपना एक विशेष गुण होता है जो वस्तु के भिन्न भिन्न हिस्सों के प्रत्यक्षीकरण के विशेष गुण से भिन्न होता है। उदाहरण से हम इसको समझें तो व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखता है तो उसकी आँख, नाक, कान, होंठ या भौं, जो चेहरे के भाग हैं, उनको अलग अलग नहीं देखता। इतना ही नहीं, चेहरे का यानी संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का अपना एक विशेष गुण होता है जो चेहरे के किसी भी हिस्से के गुण से भिन्न होता है। तो बच्चों, जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसे वस्तु विशेष का कुछ भाग बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है और कुछ भाग जो है वो तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट दिखाई देता है।
तो ये आपको मैं फिगर दिखाऊंगी, फोटोग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी। जो भाग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम आकृति, और जो भाग कम स्पष्ट दिखाई देता है उसे पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो हम आकृति और पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। संगठन का नियम, वस्तुएं जब संगठित हो जाती हैं तो वो एक आकृति का रूप धारण कर लेती हैं, और उसके बचा हुआ भाग जो होता है वो उसकी बैकग्राउंड कहलाती है या उसकी पृष्ठभूमि कहलाती है। तो जो भाग स्पष्ट होता है उसे हम आकृति कहते हैं, और जो भाग कम स्पष्ट होता है उसे हम पृष्ठभूमि कहते हैं। तो इस तरह के प्रत्यक्षीकरण को आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और कोई भी आकृति जो है उसकी एक पृष्ठभूमि अवश्य होती है। तो बच्चों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये जो है आकृति पृष्ठभूमि का बहुत ही स्पष्ट चित्र है। और इस चित्र में दो आकृति है और दो पृष्ठभूमि है। क्या है? दो आकृतियां हैं और दो पृष्ठभूमि है। जो ए चित्र है, ए चित्र का यदि हम उजला भाग आकृति के रूप में उभरता है तो ये आपको वाइट जो भाग दिख रहा है ये एक आकृति के रूप में है, और हमें ये फूलदान दिखाई दे रहा है। तथा जो काला भाग है वो हमें पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देगा। परंतु जब काला वाला भाग स्पष्ट रूप से यानी आकृति के रूप में दिखलाई देता है, जब हम काले भाग पर जो है उस पर नज़र डालें, केवल काले भाग को ही देखना चाहें हम, तो काला भाग स्पष्ट रूप से आकृति के रूप में दिखाई देता है। तो व्यक्ति को आमने सामने दो व्यक्तियों का चेहरा दिखाई देता है। तो बच्चों, जब आप फोटोग्राफ देखें तो आप देखना, जब आप इसके उजले भाग पर स्ट्रेस करेंगे तो आपको एक फूलदान नज़र आएगा, और जब आप काले भाग पर स्ट्रेस करेंगे तो आपको जो है आमने सामने दो व्यक्तियों के चेहरे दिखाई देंगे। तथा उजला भाग पृष्ठभूमि के रूप में फिर हमें दिखने लग जाता है। और यदि ये जो बी चित्र है इस पर हम गौर से कुछ देर तक देखते हैं तो जो इसका वाइट भाग है वो आकृति के रूप में दिखाई देता है। जो वाइट है वो आकृति के रूप में मानव का चेहरा हमें नज़र आता है। और अगर हम काले भाग को आकृति के रूप में उभरने पर हमें जो है ना ऐसे लगता है कि दो नर्तकी जो होती है ना, डांस करने वाले लोग, वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम रिवर्सिबल फिगर भी कहते हैं, यानी रिवर्स जो विरोधी जो फिगर होती हैं, आकृतियां होती हैं, वो हम इनको कहते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों ने आकृति और पृष्ठभूमि में एक दूसरे में बहुत ही स्पष्ट रूप से उनमें डिफरेंस क्रिएट किया है, विभेदन किया है। विभेद करते हुए वो ये कहते हैं कि आकृति का एक निश्चित आकार होता है, जबकि जो बैकग्राउंड होती है, जो पृष्ठभूमि होती है, वो आकारहीन होती है। यदि आकार होता भी है तो उससे किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बनती। यानी आकृति का एक आकार होता है और पृष्ठभूमि जो है वो आकारहीन होती है। दूसरा, जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो हमेशा आकृति के पीछे होती है, और आकृति जो है वो निश्चित आकार लिए हुए उसी पृष्ठभूमि पर उभरी हुई दिखाई देती है। दीवार पर मान लीजिए कोई फोटोग्राफ हम लगाते हैं तो वो जो फोटोग्राफ है वो तो हमें आकृति दिखाई देती है, और पीछे का पोर्शन जो है, दीवार जो है, वो हमें पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देती है। तो पृष्ठभूमि हमेशा आकृति के पीछे होती है। उसके अलावा आकृति का निश्चित आकार होने के कारण वो बहुत अधिक प्रभावपूर्ण होती है और हमें याद रहती है, हम उसका स्मरण करते हैं। परंतु पृष्ठभूमि अस्पष्ट और उसका आकार अनिश्चित होता है, इसलिए वो प्रभावहीन होती है और उसको हम भूल जाते हैं
कहने का मतलब ये है कि जो आकृति है उसका निश्चित आकार होता है तो वो इम्प्रेसिव होती है और हमें याद रहती है। पृष्ठभूमि चूंकि अस्पष्ट होती है, अनिश्चित आकार उसका होता है, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। इसके अलावा आकृति का स्थान करीब करीब निश्चित और सीमित होता है, परंतु पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड जो है, वो पीछे की ओर अनंत फैली हुई है। बैकग्राउंड पीछे की साइड काफ़ी अनंत रूप में, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत रूप में फैली हुई होती है। और यदि हम डायनामिकली देखें या गत्यात्मक रूप में देखें तो आकृति तथा पृष्ठभूमि में अंतर होता है। यानी एक परिस्थिति में जो वस्तु आकृति के रूप में दिखाई देती है, थोड़े समय के बाद वही वस्तु फिर पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देती है, और पहले जो पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई दी थी वो अब आकृति के रूप में दिखाई देती है। तो गेस्टॉल्ट स्कूल के अनुसार या गेस्टॉल्ट सिद्धांत के अनुसार जो रिवर्सिबल फिगर है, जो पलटवादी आकृति है, उसका प्रत्यक्षीकरण से एक विशेष पहलू जिसे हम मल्टी स्टेबिलिटी कहते हैं, बहुस्थिरता कहते हैं, उसका हमें पता चलता है। यानी बहुस्थिरता क्या है कि एक ही उद्दीपक को यदि भिन्न भिन्न ढंग से संगठित किया जाए तो इससे भिन्न भिन्न तरह की आकृति का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इस तरह का प्रत्यक्षीकरण जो है वो सिर्फ विजुअल एरिया में ही नहीं होता, यानी हमारी जो दृष्टि का जो क्षेत्र है उसमें ही नहीं होता, बल्कि हमारा जो श्रवण क्षेत्र है, जो सुनने संबंधी क्षेत्र है, उसमें भी होता है। तो इस तरह से ये आकृति और पृष्ठभूमि जो है ये गेस्टॉल्ट सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट नियम है। पहला नियम था समग्रता का नियम, कि जो भी वस्तु हम देखते हैं वो हमें समग्र रूप में दिखाई देती है। ये गेस्टॉल्ट सिद्धांत है। गेस्टॉल्ट का मीनिंग है अपने आप में संपूर्ण, यानी जो भी वस्तु, जिस भी पदार्थ को, जिस भी वस्तु को हम देखते हैं वो हमें समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में दिखाई देती है। तो इसको व्याख्या करने के लिए प्रत्यक्षीकरण के कुछ नियम बताए हैं गेस्टॉल्टवादियों ने, जिसमें वर्दाइमर का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने पहला जो नियम पढ़ा है वो समग्रता का नियम पढ़ा है, और दूसरा हमने जो किया है वो है आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण। तो बच्चों आपको ये इजीली जो है अरुण कुमार सिंह की बुक है सामान्य मनोविज्ञान, उसमें आपको ये इजीली मिल जाएगा आकृति और पृष्ठभूमि। यानी जो आकृति है वो किसी ना किसी पृष्ठभूमि पर ही बनती है, और आकृति जो है वो एक निश्चित आकार की होती है और जो पृष्ठभूमि होती है वो आकारहीन होती है। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट्स में भी, जैसे ये मान लीजिए गेस्टॉल्ट सिद्धांत हम कर रहे हैं, तो ये गेस्टॉल्ट सिद्धांत जो है उसके कुछ नियम हैं। तो पहला नियम जैसे समग्रता का हमने अभी किया, दूसरा हमने आकृति पृष्ठभूमि, तो ये एक फुल क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं और ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। संपूर्ण रूप में जो प्रश्न आएगा उसमें ये होगा गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत की व्याख्या करें, और शॉर्ट नोट्स में आपको ये अलग अलग आपके इसके जो गेस्टॉल्टवाद के जो नियम हैं उसमें कुछ अलग अलग आपसे इन नियमों के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 2 नियम किए हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के नियम हम पढ़ेंगे। थैंक यू।